हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट लेक्चर के अंदर कैलोरीमिति, ऊष्मामिति पढ़ा था और अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा था ठोस से द्रव को, द्रव से गैस में और ठोस को गैस में परिवर्तित करने के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो इस वाले लेक्चर में हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में एक एक्टिविटी है जिसमें हम हिम की शिला लेते हैं। मान लो ये अपना स्टैंड है, ये अपने पास कोई स्टैंड है। ये अपने पास कोई स्टैंड है। इस स्टैंड पे ये अपने बर्फ की शिला रखी गई है और बर्फ की शिला के इधर और एक उधर से एक वायर तार डाला गया है और ये वजन लगाए गए दोनों सिरों पे 5-5 केजी के। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ स्टैंड है, स्टैंड, और ये हिमशिला है। ठीक है, बर्फ की, आइस की। ठीक है, तो यहां पे ये अवस्था परिवर्तन, दाब को बढ़ाकर भी वस्तुओं को अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है कि बर्फशिला के दाब को, प्रेशर को बढ़ाकर भी अपन वस्तु को परिवर्तित कर सकते हैं। अब किस तरीके से रहेगा, तो एक धातु के तार को लिया गया, एक धातु के तार, ये जो लिया गया ना, ये वायर, ये अपने पास किसका है, धातु का एक वायर यूज किया गया है। ठीक है, और 5 केजी के बाट, ये जो बाट यूज किए गए, ये अपने पास 5 केजी के बाट है। ठीक है, इस तार को हिमशिला के ऊपर रखिए, आप ये देखेंगे हिमशिला पे से पार होने लगता है। अब ये जैसे ही वायर को लेके तो 5 केजी का बाट इस पे रख दिया है, तो 5 केजी के बाट से क्या होता है, हिमशिला के बीच में से ये जो वायर होता है ना, ये नीचे 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 की तरफ खिसकने लगता है। ऐसा होने के कारण तारा के ठीक नीचे दाब में वृद्धि के कारण हिम निम्न ताप पर पिघल जाता है। अब प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब हिमशिला के ऊपर 5 केजी का बाट रखने से या वेट रखने से, ये जो बर्फ की जो स्लाइस है ना, इसके अंदर से जो प्रेशर ऊपर की तरफ इस वायर के द्वारा जो प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर का मान ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। यदि मैं बोलूंगा यहाँ पे दाब में वृद्धि के कारण तार के, यदि बोलेंगे तार के दाब में वृद्धि, ठीक है, दाब में वृद्धि के कारण हिम निम्न ताप पर पिघल जाता है। जो ये बर्फ होती है, जो हिम होता है, वह निम्न ताप पर पिघल जाता है। मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है वह निम्न ताप पर पिघल जाता है। बराबर, मतलब सीधी सी बात है, दाब में वृद्धि करने के जो टेम्परेचर होता है वह निम्न ताप पर रहता है। ठीक है, निम्न ताप का वह तार वहां से गुजर जाता है और तार के ऊपर जल पुनः हिमीभूत हो जाता है। इस प्रकार हम शिला से पार हो जाते हैं। शिला विभक्त नहीं होती, इसको पुनर्हिमान कहा जाता है। अब इस वाले पूरे प्रोसेस को पुनर्हिमान कहा जाता है। पुनर्हिमान का मतलब ये होता है, यदि इस शिला के ऊपर जो तार लगाया हो, तार से अपन ने जो भी वेट लगाया है, उस वेट के द्वारा ये जो वायर होता है इस हिमशिला से अंदर की तरफ निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि हिमशिला को ये पूरी तरह से पार कर जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे निम्न ताप के साथ साथ पिघलने लगता है और ये पार हो जाता है। लेकिन ये जो हिमशिला, ये जो स्लाइस होती है, जो आइस की स्लाइस होती है, ये 2 भागों में नहीं बढ़ती। बराबर, क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि ये पीछे से वापस या ऐसे जो आइस होते हैं ना, वो वापस एक दूसरे के साथ अपने पास हिट का ट्रांसफर करके
क्या बोलते हैं अपने वापस पुनर्विभन हो जाता है और इसको पुनर्हिमान कहते हैं। जैसे हम स्केट की बात करेंगे, स्केट के नीचे जल के होने के कारण स्केटिंग करना संभव होता है। अब हिम पर यदि मैं अपन स्केटिंग स्केटिंग का एक एग्जांपल डाल रखा है, तो स्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्केटिंग करते हैं ना, तो स्केट के नीचे जो बर्फ की जो वहां पे सरफेस रहती है, उसके नीचे जो पानी रहता है, उसके कारण ये इसी पुनर्हिमान के कारण वहां पे स्केटिंग करना संभव होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, यदि मैं एग्जांपल की बात करूंगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अपने पास पुनर्हिमान का। इसको बोलते हैं तो पुनर्हिमान, पुनर्हिमान का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्केटिंग। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्केटिंग। पुनर्हिमान का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अपने पास स्केटिंग। जब समस्त एवं जल में रूपांतरित हो जाता है, इसके पश्चात जैसे ही हम और आगे गर्म करना चालू करते हैं, हम ये पाते हैं कि ताप में वृद्धि होने के कारण हो जाता है। ताप में ये वृद्धि निरंतर 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यहाँ फिर ताप स्थिर हो जाता है। फिर जल को अपतन ऊष्मा का उपयोग कर जल को द्रव अवस्था में वाष्प अवस्था से वाष्प और गैसीय अवस्था में रूपांतरित करने में होता है। मतलब एक एम को यदि जल में रूपांतरित किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक अपन उसको निरंतर गर्म करते हैं। यहाँ पे 100 डिग्री, ये पहले भी बात करके आ चुके हैं अपन कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद वहां पे ताप स्थिर हो जाता है और वह फिर वाष्प में चेंज होने लगता है, गैसीय अवस्था में रूपांतरित करने में होता है। ठीक है, तो ये अपन ने एक क्रियाकलाप हिमशिला का यहाँ पे देखा है। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन, अगली बात करते हैं, एक और बात करते हैं अपन, ये त्रिक बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, कि त्रिक बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु, त्रिक बिंदु क्या होता है। तो त्रिक बिंदु बोलते हैं कि अपन अगली बात करेंगे कि त्रिक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ठोस, द्रव और वाष्प का एक पॉइंट आके मिलता है, वहां से तीनों अवस्थाओं के रूप में चेंज होता है, वह बिंदु अपने पास त्रिक बिंदु कहलाता है। यदि बोलेंगे जल का त्रिक बिंदु, एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को ही अपन त्रिक बोलते हैं। ये जैसे पॉइंट है अपने पास, इस पॉइंट वो बिंदु को यहां से त्रिक बिंदु कहलाता है। जिस प्रकार जिसमें द्रव वाष्प प्रवस्था हिस्सावर्ती होती है, वह ताप या तथा दाब जिस पर संलग्न वक्र, वाष्पन वक्र, ऊर्ध्वाधन वक्र मिलते हैं, किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं संवर्तित होती है। देखो यहाँ पे तीनों अवस्थाएं संवर्तित होती है, ठोस की बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे, वाष्प की बात करें। जहां पे तीनों अवस्थाएं मिलती है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये तीनों अवस्थाएं मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, त्रिक बिंदु। ठीक है, इसके त्रिक बिंदु के बारे में करते हैं। त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट का साप है जहां पे तीनों अवस्थाओं का एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे तीनों अवस्थाएं मिलती है, वो त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहलाते हैं। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और ये टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, प्रेशर और ये अपना पास टेम्परेचर। तो अपन यहां पे लेके चलेंगे प्रेशर एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ATM में। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। मान लो त्रिक बिंदु की बात करेंगे, ये मान लो अपने पास कोई बी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं अपन 0.006। ठीक है, ये अपने पास टेम्परेचर में पॉइंट बनाते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ये एक वर्क बनाते हैं जहां पे ये अवस्था चलती है, तो ये अपने पास बी एक वर्क हो गया। ठीक है, ये मान लो -220 डिग्री सेल्सियस पे, ये मान लो -220 डिग्री सेल्सियस पे। और यदि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, मान लो यहाँ पे एक मैक्सिमम टेम्परेचर लेते हैं 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -220 डिग्री सेल्सियस से ये चालू होता है, और 0.01 और 0.006 प्रेशर और 0.01 एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट को बोला जाता है अपने पास O। इस पॉइंट को O बोला जाता है। एक ऐसा पॉइंट, सीधी सी परिभाषा में एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों अवस्थाएं होती है, वह अपने पास क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु। जल के त्रिक बिंदु को ताप
273.16 के और दाब 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये अपन बात करेंगे। तो त्रिक बिंदु यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले ये ठोस अवस्था, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगी द्रव, ये अपने पास द्रव, ठीक है। ठीक है, अपन ये त्रिक पॉइंट की बात करेंगे। त्रिक पॉइंट के अंदर क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे ये ठोस अवस्था होगी अपने पास, ये द्रव अवस्था होगी और ये अपने पास वाष्प होगी। ये त्रिक बिंदु ऐसा बोला जाता है जिसमें प्रेशर, दाब और तापमान के बीच में एक ऐसा ग्राफ बनता है जिसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें तीनों अवस्थाएं आके मिलती है। तो वो अपना क्या कहलाता है, एक त्रिक बिंदु कहलाता है। जैसे अपन यहाँ पे सबसे लोअर टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस ले और हाईएस्ट टेम्परेचर अपने पास 374 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये अपने पास हाईएस्ट डिग्री टेम्परेचर है। थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो ये अपने पास हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा। एक और ग्राफ से अपन समझते हैं, एक और ग्राफ बना रखा है, अच्छे से इसको क्लियर करते हैं कि ये ग्राफ किस तरीके से रहता है। मान लो अपने पास ये तो अपने जल का बनाया था, ये अपने पास जल का था, ये अपने एक जल का एक क्या बोलते हैं, जल का अपन ने उदाहरण समझा। ये था अपने पास जल का, वाटर का ट्रिक बिंदु, और वाटर का ट्रिक बिंदु तो अपन ने यहाँ पे समझा कि वाटर का ट्रिक बिंदु कहाँ पे रहता है। जल के ट्रिक बिंदु को 273.16 के और प्रेशर रहता है 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो ये जल का था। एक और अपने पास देखो दे रखा है यहाँ पे एक CO2 के लिए दाब और ताप प्रावस्था पर रहकर, ये CO2 गैस के लिए भी त्रिक बिंदु दे रखा है। तो इसके त्रिक बिंदु को यहाँ पे देख लो, ये वो वाला जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे ये थी जिसमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था, तीनों अवस्थाएं, और जिस पॉइंट पे ये पॉइंट जहाँ पे तीनों अवस्थाओं का जो मेल रहता है वही अपने पास क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये अपने पास त्रिक बिंदु का हो गया। चलो इसके लिए अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। त्रिक बिंदु हो गया, ठीक है। अगला अपन पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? गुप्त ऊष्मा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, इंग्लिश में बोल जाता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा देने से ताप बढ़ता है और ऊष्मा लेने से ताप घटता है, सीधी सी बात है। हीट को अपन कैसे डिनोट करेंगे? ऊष्मा देते हैं तब तो उस ऑब्जेक्ट का अपन ना का ताप बढ़ता है। मान लो किसी निकाय या किसी बॉडी को अपन हिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मान लो कोई भी निकाय लेते हैं और बॉडी लेते हैं, उसको यदि अपन हिट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है।
यदि उससे उष्मा ग्रहण कर रहे, उससे हीट अपन ग्रहण कर रहे, तो अपन वहां पे जो उष्मा क्या बोलते हैं, ताप का मान घटता है। उष्मा लेने से ताप घटता है, उष्मा देने से ताप बढ़ता है। दो बातें होती है। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? उसमें एक गुप्त उष्मा नाम का एक और अपने पास पॉइंट रहता है। उस गुप्त उष्मा को अपन कैसे समझेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे समझते हैं। किसी पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बिना इसकी अवस्था परिवर्तित के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी पदार्थ को मैं उष्मा दे नहीं रहा हूं, यदि किसी पदार्थ को बिना उष्मा दिए उसकी अवस्था में परिवर्तन करना, वह गुप्त उष्मा होती है। किसी पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन करना, सीधी सी बात है। यदि देखो दो बातें, अपन हिट को, सीधी सी बात है, एक हिट को पढ़ा है, तो यदि मैं उष्मा को देते हैं ना, तो सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि उष्मा एक प्रकार की भाई ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये बात करेंगे, सेकंड अपन पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि उष्मा देने से, उष्मा देने से ताप बढ़ता है। सीधी सी बात है, उष्मा देंगे ताप बढ़ता है। मान लो किसी निकाय को उष्मा दी जाती है तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ता है। और उष्मा लेने से ताप घटता है, ठीक है। तो ये अपन ने एक उष्मा हिट के बारे में ये चीजें पढ़ी थी कि भाई उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा यदि दे रहे तो ताप बढ़ेगा, उष्मा यदि ले रहे तो ताप घटेगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे गुप्त उष्मा की बात करेंगे तो गुप्त उष्मा एक ऐसी कौन सी चीज होती है, तो भाई गुप्त उष्मा किसको बोलते हैं? ऐसी उष्मा जिसमें ताप परिवर्तित किए बिना यदि किसी अवस्था को परिवर्तित किया जाए, सीधी सी भाषा में बोलता कि ताप परिवर्तन किए बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। लिखेंगे, यदि किसी पदार्थ के गुप्त उष्मा की परिभाषा लिखते हैं, गुप्त उष्मा लेटेंट हीट, यदि किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा या उपयोग की गई उष्मा, दी गई उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहलाती है, ठीक है। किसी पदार्थ में परिवर्तन किए बिना उसकी जो उष्मा की मात्रा ली जाती है वह गुप्त उष्मा कहलाती है। यदि अपन यहाँ पे बात करेंगे तो एक अपन यहाँ पे मान लो अपने पास एक निकाय है, उस निकाय के अंदर मान लो पानी को भर दिया और उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। यदि मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट प्रोवाइड कर दिया, मतलब एक थर्मामीटर लगा दिया, उसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट प्रोवाइड करवा दिया गया, तो वह जल और द्रव का ताप नियत रहता है 100 डिग्री से। ये पहले से बात कर रहे हैं। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो ताप जो होता है ना वह नियत हो जाता है, और ताप नियत होने के बाद वह क्या करता है, द्रव से गैस में, जो द्रव होता है ना वह गैस में चेंज हो जाता है। तो वहां पे ताप को अपन चेंज नहीं कर रहे, ताप को बिना चेंज किए हुए भी अपन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब 10 द्रव से उसको गैस में चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए लेटेंट हीट को समझते हैं अपन। लेटेंट हीट के अंदर मान लो किसी निकाय को लिया गया, यदि मान लो ये निकाय है, अपने पास कोई बॉडी है, इस निकाय के अंदर अपन ने कुछ अपने पानी या जल को अपन ने भर लिया, और जल को अपन ने किसी टेम्परेचर से अपन ने हीट प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की भाई? हीट प्रोवाइड की। और हीट प्रोवाइड करने के साथ इसका जो टेम्परेचर था वो अपन ने थर्मामीटर से चेक किया, तो ये थर्मामीटर यूज किया गया, थर्मामीटर।
और थर्मामीटर से इस टेम्परेचर को मापा गया तो अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस मिला। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद यहाँ पे जो जल का ताप होता है ना, जल का ताप वह स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, हो जाता है। और ताप स्थिर होने के बाद भी जो द्रव से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब द्रव से गैस में परिवर्तन, बराबर। मतलब क्या कहना चाहता है कि गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, इसको बोला जाता है कि यदि ऊष्मा को गुप्त रख के, मतलब ऊष्मा को नियत रख के, उसके ताप को नियत रख के अपन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसके परिवर्तन कर सकते हैं, वह अपनी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। तो इसके समझने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी है। यदि मैं Q इक्वल टू अनुक्रमानुपाती होता है M के, जो M इसके दर्शा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान को, यदि मैं Q रिप्रेजेंट करूंगा और Q प्रोपोर्शनल होता है M के, हमेशा Q जो प्रोपोर्शनल होगा M के, जितनी भी हिट, मान लो इसका कुछ द्रव्यमान है, क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट का, इस जल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है जिसको मैंने M से डिनोट किया। आप जितनी उसको ऊष्मा दे रहे हो, का मान ज्यादा होगा, ऊष्मा भी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी, और जितना द्रव्यमान का मान कम होगा, ऊष्मा उतनी ही कम देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, Q इज प्रोपोर्शनल टू M के ऊपर डिपेंड करता है। यदि अपन बात करेंगे इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अपन को एक नियतांक चाहिए, और नियतांक लिया L और M। L जो है यहाँ पे एक नियतांक है जिसको लेटेंट हीट कांस्टेंट बोला गया, ठीक है, गुप्त ऊष्मा का नियतांक, ठीक है, नियतांक बोला गया तो किसका बोला गया, गुप्त ऊष्मा का नियतांक, Q इक्वल टू L M। और L को यदि गुप्त ऊष्मा को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, Q अपॉन M। तो ये रिप्रेजेंटेशन अपने पास आएगा, L इज इक्वल टू Q अपॉन M। यदि बात एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ के ताप को नियत रख के उसकी अवस्था परिवर्तन है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि बोले एकांक द्रव्यमान वाले, एक और पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान वाले, एकांक द्रव्यमान के ताप को नियत रखकर, नियत या स्थिर रखकर, स्थिर रखकर दी गई ऊष्मा की मात्रा, दी गई ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। ये अपने पास क्या कहलाती है, एक लेटेंट हीट कहलाती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को नियत स्थिर रखकर जो दी गई ऊष्मा होती है वह अपने पास क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यदि यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे, यदि मैं इस L की जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा के मात्रक की बात करूंगा, गुप्त ऊष्मा का मात्रक, यदि मैं यूनिट की रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो यूनिट अपने पास क्या रहता है, Q को किससे डिनोट करते हैं, जूल से, अपॉन M को किससे डिनोट करते हैं, kg से। तो इसको यदि अपन लिखना चाहें और जूल kg इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे विमा डायमेंशंस की बात करूं, गुप्त ऊष्मा की विमा डायमेंशन, यदि मैं डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशंस अपने पास रहती है, यदि जूल की डायमेंशंस की बात करेंगे तो अपने पास क्या रहती है, M1 L2 T-2, ठीक है। यदि जूल की डायमेंशंस बोलते हैं तो M1 L2 T-2, और यदि अपन यहाँ पे kg, जिसको M में डिनोट किया जाता है, M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M से M रिप्रेजेंट कर जाएगा तो अपने पास बचेगा M0 L2 T-2। तो ये अपने पास किसकी, एक गुप्त ऊष्मा की क्या बोलते हैं अपन, गुप्त ऊष्मा की विमा आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास गुप्त ऊष्मा। तो सीधी सी बात, आप अपने आज एक टॉपिक पढ़ा
गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट के बारे में। और लेटेंट हीट के बारे में अपन ने बताया कि ऐसा पदार्थ जिसको ऐसे पदार्थ जिसका ताप स्थिर रखकर हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो भी ऊष्मा दी जाती है वह अपनी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुछ चीज देखते हैं, ये अपने पास दे रखी है, कुछ एक सारणी दे रखी है। यदि एक टेबल की बात करेंगे, ये अपने पास एक टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल के अंदर दे रखा है कि 1 एटीएम दाब पर पदार्थों के अवस्था परिवर्तन के ताप और गुप्त ऊष्मा, कुछ ताप और गुप्त ऊष्माओं के बारे में दे रखा है कि भाई यदि मैं 1 एटीएम दाब, 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटॉमिक मास अपने पास प्रेशर है, ठीक है, तो उस के विभिन्न पदार्थों के अवस्था परिवर्तन के ताप और उसकी गुप्त ऊष्माएं हैं। जैसे सबसे पहले पदार्थ की बात करेंगे तो अपने पास पदार्थ है, गलनांक है, उसके गलनांक है, ठीक है, LF गुप्त ऊष्मा है उसकी, ठीक है, जूल केजी इनवर्स में, ठीक है। इसको किसमें मापा जाता है अपने पास, 10⁵ जूल केजी इनवर्स। और क्वथनांक है डिग्री सेल्सियस। और एलवी अपने पास क्या है, 10⁵ की, ये भी अपने पास एक गुप्त ऊष्मा है, 10⁵ जूल केजी इनवर्स, ठीक है। तो ये अपने पास है। सबसे पहली बात करेंगे इथेनॉल की, ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे इथेनॉल की। और इथेनॉल में गलनांक होता है तो -114, ठीक है, ये गलनांक होता है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे LF की, तो LF 1.0 होता है। और क्वथनांक की बात करेंगे, क्वथनांक होता है 78। और यदि LV की बात करेंगे तो वो होता है 8.5। तो ये अपने पास क्या होता है, इथेनॉल का गलनांक पॉइंट आ गया। ये मतलब गलनांक पॉइंट किसको बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, सीधी सी बात है, जिसपे मेल्ट होता है। और 21 कौन से डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, -114 पे, ठीक है। ऐसे का LF आ गया, ठीक है, ये गुप्त ऊष्मा का साइन आ गया अपने पास। क्वथनांक आ गया, कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, और अपने पास LV आ गया, ठीक है, ये तीनों आ गए। यदि मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बात करेंगे, सोना गोल्ड। और यदि गोल्ड की बात करेंगे तो इसका गलनांक रहता है 1073 पे, ठीक है। इसका गलनांक जो रहता है, मेल्टिंग रहता है, वो मेल्ट किस पे होगा, तो 1073 पे मेल्ट होगा। यदि एलवी की बात करें, गुप्त ऊष्मा की बात करें, तो इस गुप्त ऊष्मा इसमें रहती है 0.645। और यदि क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक 2660। और यदि यहाँ पे अपन गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो 15.8 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इन सब में बात करें ना, सबसे ज़्यादा रहती है ना, तो वो हमेशा इस सोने की ही रहती है। यदि गोल्ड की बात करें, गोल्ड के गलनांक को देख लो, गोल्ड के क्वथनांक को देख लो, सबसे ज़्यादा इसका, ठीक है। यदि मैं लेड की बात करूंगा, तीसरा पॉइंट है लेड, ठीक है। लेड की बात करने पर 328 रहेगी गलनांक, 0.25 इसकी गुप्त ऊष्मा, 1744 इसके क्वथनांक, और 8.67 इसका LV, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन बात कर रहे थे कि सोने की सबसे ज्यादा यहाँ पे रहती है। देखो यहाँ पे जल की सबसे ज्यादा कम रहती है, ठीक है। तो जल का गलनांक अपन यहाँ देखो, गलनांक सबसे कम यदि बात करेंगे तो क्या सबसे कम, तो अपने पास रहता है -219, ठीक है। सबसे कम ऑक्सीजन का, सबसे कम अपने पास ऑक्सीजन का गलनांक है, ठीक है। तो ये अपने पास एक टेबल बना रखी है जिसमें सारे पदार्थ है, ठीक है। अपन गुप्त ऊष्मा, उदाहरण के लिए यदि -10 डिग्री सेल्सियस किसी दिए परिणाम को, हिम को गर्म किया जाए तो उसका ताप इसके गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। यदि बात करेंगे, मान लो कि अपने पास एक गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, उदाहरण के लिए यदि -10 डिग्री सेल्सियस के किए गए किसी दिए गए परिमाण को, हिम को गर्म किया जाए, यदि -10 डिग्री सेल्सियस का कोई हिम है, कोई आइस है, उसको गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस तक वो बढ़ता है। वही गलनांक होता है ना उसका, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पे वह बढ़ता है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ अपने पास गुप्त ऊष्मा दे रखी होती है, ठीक है, ठीक है। अगले बात करेंगे, एक होता है गलन और संगलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। गलन और संगलन की, किसी एकांक द्रव्यमान के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जबकि ताप नियत रहे आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ, यदि मैं बर्फ की बात करूं,
यदि बर्फ है मान लो -10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा 10 है अपने पास बर्फ है, तो उसको यदि आप किसी हिट प्रोवाइड करो और वह 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो यदि मैं बोलूँगा अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से अवस्था परिवर्तन जल में होगा, वह 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, किसी एकांक द्रव्यमान के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जबकि ताप नियत रहे आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यदि अगला पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये अपने देखना है, गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा किसी एकांक द्रव्यमान के ठोस अवस्था से किसी एकांक द्रव्यमान के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जबकि ताप नियत रहे दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने पास एक बात हो गई, गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब ताप के मान को ताप के टेम्परेचर को नियत करके अपन ठोस से द्रव में, जैसे एक बर्फ की सिल्ली ली, यदि मान लो -10 डिग्री सेल्सियस का, उसको यदि आप टेम्परेचर पे हिट पे किसी पे गर्म करो, ये बर्फ की सिल्ली है। ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो 0 डिग्री सेल्सियस से जल में परिवर्तित होना, बराबर। तो ये अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस से किसमें, जल में परिवर्तित होना। ठीक है, तो ये अपने पास ठोस से गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वाले लेक्चर में अपन वाष्पन क्वथन की गुप्त ऊष्मा लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।